डाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी वो सारे प्रोसेस जो कि आप अपने भोजन को निगलने के दौरान, जब आप भोजन को मुंह में लेते हो, उसको निगलते हो अपने गले के गर्दन के पास, और उसके बाद फिर वो जब आपकी बॉडी पार्ट से बाहर जाता है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस 5 स्टेज में होता है, 5 स्टेजेस। पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, ठीक है, जो कि आपके मुंह के दांतों के माध्यम से, जीभ के थ्रू, टंग, टीथ, ठीक है, इन सब के थ्रू आप भोजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन यानी पचना, खाना पचता है, खाना डाइजेस्ट होता है। अच्छा, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, खाने के पचने में होता क्या है? खाना जो होता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी जटिल होते हैं। डाइजेशन के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे केमिकल आपके पेट के भीतर या आपके डाइजेशन सिस्टम के भीतर मिल करके उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। जब उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं तो वो आसानी से आपकी बॉडी, आपके सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए देखिए तीसरा जो स्टेज है वो है एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण। हिंदी में उसको अवशोषण बोलते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको डाइजेशन ने सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? ताकि उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सके। कौन करेगा? जो सेल है, जो आपकी कोशिका है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा भाई, सारा जो आपने खाया पिया वो आपके सेल में पहुंच गया, लेकिन एनर्जी नहीं मिली अभी। तो एनर्जी मिलने के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है, वहां पे उसको कूट के, पीस के, बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से वहां से आपकी एनर्जी जनरेट होती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो 4th स्टेज होता है जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक, वहां पे बहुत सारे स्वांग होते हैं। स्वांग का मतलब होता है बहुत सारा नाटक। तो जब बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है फूड को, तो वो सेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे नाटक होते हैं। कभी थूका जाता है, कभी पीटा जाता है, और उससे एनर्जी आपको मिलती है। ठीक, और लास्ट में इजेक्शन होता है, उत्सर्जन होता है। जो कुछ भी आपकी बॉडी में कचरा रह जाता है उसको फेंक दिया जाता है बॉडी के बाहर। यानी जो न्यूट्रिशन है वो आपकी पूरी बॉडी एक मशीन के तरीके से काम करती है, और लास्ट में इजेक्शन हो जाता है, जो कचरा होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो पांचों प्रोसेस होती हैं उससे हमें पोषण मिलता है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, और इन पांचों को मिला करके न्यूट्रिशन कहा जाता है कि आपका न्यूट्रिशन सिस्टम है आपकी बॉडी का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही जानना है, बाकी हम एक एक करके इनमें से 1 या 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इजेक्शन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ इतना जानना काफी है। फिर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको दिया है। ठीक है, ये टाइप्स किस बेसिस पे इसको बांटा गया है। देखिए, आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते होंगे, जब उसको लिखा जाता है कि काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी फॉर्म्स, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। जब भी आपसे ये पूछा जाए या कहीं पे आप पढ़ें इसको, तो एक बात ध्यान रखिए कि किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, किस बेसिस पे उसको बांटा जा रहा है। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे अगर आप बांटेंगे तो अलग अलग तरीके से चीजों को बांटेंगे। जैसे अभी विटामिन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दूंगा कि किस बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिशन को टाइप्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फूड। यानी जो आप खाना खा रहे हो उस खाने का नेचर कैसा है, आप क्या खा रहे हो, आप मीट खा रहे हो, या फिर आप वेजिटेरियन हो तो आप कुछ वेजिटेबल्स खा रहे हो, या आप दोनों खा रहे हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसको बांटा गया है। मेनली 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं होलोजोइक। अब इसका होलोजोइक का हिंदी एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, इसको रटने या इसकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में देखिए लिखा है, होलो का मतलब होता है होल, यानी पूरा का पूरा, संपूर्ण, और जोइक का मतलब होता है एनिमल। जो पूरे के पूरे एनिमल को खाते हैं उनको होलोजोइक बोलते हैं। ठीक है,
छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीवाश्म होते हैं, उनको अगर आप खा रहे हैं तो आप होलोजोइक हैं। अब आप बोलेंगे सर छोटे जानवरों को कैसे खाएंगे? देखिए, जोइक का मतलब एनिमल या प्लांट होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, मैंने यहाँ पे एनिमल लिखा है। तो जैसे आप मान लो मूली खा रहे हो, तो मूली क्या है? मूली एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक जो फूल होता है, जो प्लांट होता है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, मैंने रूट्स में और स्टेम में पढ़ाया था कि मूली क्या है। ठीक है, तो मूली, गाजर, ये सब आपके रूट्स हैं, तो उसको आप पूरा का पूरा खाते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मीट खा रहा है तो वो फ्लैश खा रहा है, मांस को खा रहा है, उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को आप कंज्यूम करते हो। तो उस बेसिस पे इसको बोला जाता है होलोजोइक, यानी होल एनिमल। पूरे के पूरे प्लांट या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म या पूरे के पूरे एनिमल को जो खाते हैं उनको होलोजोइक बोलते हैं। अब ये होलोजोइक कई भागों में बांटे गए हैं। पहला होता है हर्बीवोरस। आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, शाकाहारी। ठीक, हर्बीवोरस हिंदी मीडियम के बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तमाम बार इंग्लिश वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, हर्बी का मतलब होता है हर्ब, हर्ब यानी प्लांट। ठीक, शाक, उसको हिंदी में शाक बोलते हैं। तो हर्बी का मतलब हो गया प्लांट, बोरस का मतलब हो गया ईटर यानी खाने वाला। तो जो शाक खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, यानी जो हर्ब्स को खाता है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे कार्निवोरस, कार्नी का मतलब होता है फ्लैश यानी मांस। ठीक, तो जो मांस खाता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं या फिर मांसाहारी बोलते हैं। और तीसरा है ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग, वोरस का मतलब होता है ईटर, यानी जो सब कुछ खाता है उसको सर्वाहारी बोलते हैं या फिर ओमनीवोरस बोलते हैं। और चौथा जो टर्म है वो है स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स क्या खाते हैं? कैरियन ईटर्स। कैरियन क्या होते हैं? जब कोई जंतु मर जाता है, उसका शव, उसकी लाश सड़ जाती है, तो उस सड़े हुए लाश में छोटी छोटी डिब्रीज होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, उनको जो खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, बट मैंने इसके हैंडआउट में हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है, वहां पे आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ सिर्फ समझिए कि होलोजोइक में इतने सारे डिवाइडेशन किए जाते हैं। फिर जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, खून चूसने वाला, जोंक। पैरासाइट, पैरा का मतलब होता है बिसाइड यानी, बिसाइड यानी बगल में, और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। सिटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पैरासिटोस यानी बिसाइड्स न्यूट्रिशन, यानी जो पोषण के बगल में रहें और अपना न्यूट्रिशन पाएं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। वही मैंने बोला था, खून चूसने वाला। जैसे जोंक को याद कीजिए, तो जोंक बॉडी के भीतर आपके नहीं जाता है खाना खाने या खून चूसने, वो आपकी बॉडी के बगल में रहता है, मतलब चिपका हुआ रहता है आपके पैर पे या आपकी बॉडी के किसी पार्ट पे, और अपना न्यूट्रिशन वहां से पाता रहता है। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के बगल में रह करके आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो खा रहे हो, वो कहता है वाह बेटा खाओ, खून बढ़ाओ, और हम तुम्हारा खून चूस रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरासाइटिक। और तीसरा होता है सेप्रोजोइक। ठीक है, सेप्रोजोइक के बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। सेप्रोजोइक का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मृतोपजीवी। जैसे मैंने बताया था कि अगर कहीं कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध, कौवे, बाज ये सब मंडराने लगते हैं, तो ये सेप्रोफाइटिक हैं, तो उनको सेप्रोजोइक भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये डिकम्पोजर होते हैं, एब्जॉर्ब होती है इनकी बॉडी। समझ लीजिए कि जैसे सड़ गया कोई बॉडी, कोई जानवर मर गया, वो अ, खेत में पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी सड़ गई, तो वो सड़ के बॉडी जमीन में मिलने लगती है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उसकी जो सॉइल है, उसको घटाने या बढ़ाने लगती है। तो उस पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक बोलते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर इन द सेंस ये अपघटक होते हैं। जैसे आपका कौवा है, अगर वो किसी मरे हुए जंतु का मांस खा रहा है बार बार, तो वो अपने काम भर का खा लेगा। स्कैवेंजर्स भी इन्हीं को मान लेते हैं, बट मेनली वो सेप्रोजोइक में आते हैं, मृतोपजीवी, मरे हुए लोगों को ही खाते हैं। तो वो खा लिए, उसके बाद फिर जो बचा उसको छोड़ दिए, वो जब बचा तो वो गल गया, डिकम्पोज हो गया, और वो जाकर के जमीन में मिल गया, तो उसको सेप्रोजोइक बोलते हैं। ठीक, तो ये सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए इसको आप पढ़िए। अब आते हैं मेन पे। हम जो खाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मिली बहुत सारे काम करने वाले बहुत सारे
एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, और उनको हम अपनी स्टडी के लिए मेनली 3 पार्ट्स में, 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप जो फूड का होता है वो हमें एनर्जी देता है। जो आप होता नहीं कि आप कह रहे हो भूख लगी है या मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है तो लाओ कुछ खा लें, तो कुछ भी खा लेने से ताकत मिल जाएगी क्या? नहीं, कुछ भी खा लेने से ताकत नहीं मिल जाएगी। ताकत देने वाला या एनर्जी देने वाला या ऊर्जा देने वाला फूड जो होता है वो अलग होता है, और वो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट। अब ये कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, इनके सोर्स क्या है, ये अभी आगे आगे हम देखते हैं। दूसरा होता है, बहुत सारे लोग जिम जाते होंगे या बॉडी वॉडी बनाते होंगे, है ना, बॉडी शॉडी बनाते हैं तो वो प्रोटीन शेक पीते होंगे। तो जो आपकी बॉडी में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं वो मेनली आपकी बॉडी बनाने के काम आते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है वो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रोटीन का काम यही है कि वो बॉडी बिल्डिंग करता है, ठीक। तीसरा जो फूड आता है वो आता है विटामिन एंड मिनरल्स। वो आपका प्रोटेक्टिव फूड है, ये आपको कोई एनर्जी नहीं देता, ये आपकी बॉडी भी नहीं बनाता। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव फूड्स को अगर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं खाएंगे, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 3 मेन कैटेगरीज में फूड को हम बांटते हैं। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं, उतना ही देखेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए काम लायक हो, ठीक है। उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पर बहुत सारी रिसर्च और पीएचडी कोर्सेज भी होते हैं, तो उतना जितना हमारे एग्जाम के लिए काम लायक हो। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, मानव शरीर का ईंधन, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्यों बोलते हैं? आपका जो मोटर बाइक होता है, मोटरसाइकिल, बाइक या फिर कार, वो किससे चलती है? फ्यूल से चलती है, ठीक है। पेट्रोल या डीजल भरवाना पड़ता है कार में, उसके बाद वो चलती है, या सीएनजी लगवाते हैं बहुत सारे लोग। तो वैसे हमारी जो बॉडी है ना, वो अपने रेगुलर फंक्शनिंग के लिए, कि आप उठ के चल सको, आप अपना हाथ उठा सको, आप बोल सको, आप कुछ कर सको, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट जिम्मेदार होता है आपकी बॉडी में। जो आप फूड लेते हो उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो आपको एनर्जी मिलती है। मैंने पहले भी बताया कि ये एनर्जी फूड है, तो आपको एनर्जी मिलती है। और बॉडी में जो 70% एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण होती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को द फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि ये फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी है, बट एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट है क्या? मैंने किसी लेक्चर में थोड़ा सा जिक्र किया था कि कार्बोहाइड्रेट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके नाम को तोड़ लो। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, यानी हाइड्रोलॉजी, वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक। तो पानी किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे अपने 12th की क्लासेस में, वो जानते होंगे कि हाइड्रेट में जो हाइड्रेट कंपाउंड बनता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सीधा जानो कि हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रेट का मतलब हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कार्बो का मतलब हो गया कार्बन। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यही 3 अलग अलग तरीके से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं, और उन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं, उनके बारे में हम नीचे पढ़ रहे हैं। स्टार्ची और शुगर कंपोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट आपके फूड के, यानी जो शुगर आप अक्सर जिक्र करते हो कि शुगर शुगर, वो यही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और स्टार्च क्या होता है अभी हम आगे देखते हैं, और शुगर क्या होता है ये भी हम आगे देखते हैं। लेकिन मेनली जो आप स्टार्च और शुगर की बात करते हो वो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ठीक है। अब इन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 तरीके से बांटा गया है। फिर मैंने कहा किस बेसिस पे बांटा गया है ये जरूर जानिए। ये इनके मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के आधार पर बांटा गया है, इनके अणुओं के जो संगठन है या उनकी जो संरचना है उसके बेसिस पे बांटा गया है। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उसको बोलते हैं मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी सिर्फ इसी मोनोसैक्राइड कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेती है, ठीक है। अभी दूसरा और तीसरा हम पढ़ेंगे, तब हम आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर इनसे कैसे लेती है, आपने बोला कि सिर्फ मोनोसैक्राइड से लेते हैं, तो बाकी से वहां पे बताता हूँ।
मोनोसेक्राइड्स के बारे में अभी जानिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो एनिमल्स हैं यानी हम हैं, जो जानवर या जंतु है, मनुष्य है, वो सिर्फ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी लेता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज जो आपके चीनी में पाया जाता है, एक और टाइप का शुगर होता है, एक और टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको बोलते हैं ग्लक्टोज, जो कि आपके दूध में अक्सर पाया जाता है, सॉल्युबल मिल्क शुगर। और एक होता है फ्रक्टोज, जो आपके फलों में पाया जाता है। स्लाइड में नहीं लिखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना है उसको, तो वो मैंने हैंडआउट में दिया है। यहाँ पे सिर्फ समझिए कि वो मोनोसेक्राइड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और केवल उसी को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसी से केवल हम अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर दूसरा टाइप जो है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो, टू, ठीक है। तो जब मोनोसेक्राइड्स दो मिल जाएंगे तब बनेगा डाइसेक्राइड, ठीक है। तो डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है। अब इसके एग्जांपल जैसे सुक्रोज, गन्ने में जो पाया जाता है शुगर, वो डाइसेक्राइड है। लैक्टोज आपके दूध में जो पाया जाता है वो डाइसेक्राइड है। माल्टोज, माल्ट शुगर जो होता है उसमें डाइसेक्राइड पाया जाता है। अब मैंने कहा था कि मोनोसेक्राइड जो है केवल उन्हीं से आप एनर्जी पा सकते हो, तो सर डाइसेक्राइड का कोई काम नहीं है। नहीं, जब डाइसेक्राइड आप लेते हो, कंज्यूम करते हो, मान लो आपने गन्ना कंज्यूम किया, ठीक है, या गन्ने का रस पिया, तो वो आपकी बॉडी में जाता है तो फिर वो टूटता है। वो बना है दो मोनोसेक्राइड से, और वो फिर दो मोनोसेक्राइड्स में अलग हो जाता है, और वो जो एक एक मोनोसेक्राइड होते हैं उनसे हम एनर्जी लेते हैं, ठीक। तीसरा टाइप जो है वो है पॉलीसेक्राइड। देखो जहां पे पॉली वर्ड है वहां पे जान लो कि कोई चेन बनी है, कोई श्रृंखला बनी है, जैसे माला होते नहीं है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो वो जो माला होता है, राम नाम जपते हैं सब लोग या फकीर रखते हैं अपने पास, तो वो चेन वैसे बनाते हैं। जैसे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में भी एक केमिकल होता है, वो आपका पॉली चेन बनाता है, ठीक है। तो ऐसे पॉलीसेक्राइड्स में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो चेन बना लेते हैं, आपस में बंध जाते हैं और एक माला की तरीके से गुथ जाते हैं, तब उनको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। और जो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपके पानी में कभी घुल नहीं सकते, इनका कंपोजिशन बदल जाता है, इनका नेचर बदल जाता है। तो पॉलीसेक्राइड्स आपके पानी में कभी नहीं घुलते, ठीक है। अब जैसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि स्टार्च क्या है, तो स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट है, और वो सिर्फ आपके प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी जब अपना हैंडआउट खोलोगे तो वहां पे आपको मिलेगा। अब पॉलीसेक्राइड्स क्या है? पॉलीसेक्राइड स्टोर्ड फ्यूल ऑफ द बॉडी है। आप बोलोगे कि सर पानी में घुलते नहीं, हमारी बॉडी में पानी ही पानी है, 70 to 80%, कैसे डाइजेस्ट होते हैं? घुलते नहीं है, ये स्टोर हो जाते हैं। जब ये स्टोर हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है, तब ये मोनोसेक्राइड्स में टूट जाते हैं और मोनोसेक्राइड्स से हम एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो माना जाता है, एक स्टार्च मैंने आपको बताया, तो स्टार्च एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल्स में यानी मनुष्यों में या और जानवरों में वो नहीं पाया जाता है। वो आपके हैंडआउट में लिखा है, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था सेलुलोज। जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये बताया था कि जो प्लांट सेल होते हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें सेल वॉल पाया जाता है, बाउंड्री पाई जाती है। घर की दीवार के आगे बाउंड्री भी पाई गई है, लॉन की, है ना। तो वो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब वो सेलुलोज क्या था, मैंने कहा था वहां कि आपको आगे बताऊंगा कि सेलुलोज क्या होता है। वो सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्लांट के सेल में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन के सेल में या फिर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो अगर ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ह्यूमन पचा ही नहीं सकता, इसीलिए तो नहीं पाया गया। अगर पचा सकता तो उसको जो है कंज्यूम कर लेता, पचा लेता, उसके सेल के बाहर भी सेलुलोज की बाउंड्री पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है, आपके हैंडआउट में मैंने लिखा भी है कि जो इंसान होता है वो सभी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स को पचा सकता है, लेकिन सेलुलोज को पचा नहीं सकता है, ठीक है। इसमें एक एक हाईलाइट करके स्लाइड पे लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन इज समटाइम्स रेफर्ड एज ब्लड शुगर। मैंने अभी आपको बताया कि शुगर का सीधा मतलब जहां शुगर वर्ड आए वहां समझ लो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो एक कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन,
अब आप बोलेंगे सर ग्लाइकोजन, आपने एक बार कहा था कि ग्लूकोज पाया जाता है ब्लड में। जी हाँ, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। और जब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के माला बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन आगे लिखा भी है कि इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज इन अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोला गया ग्लाइकोजेनेसिस। यानी ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब माला बना लेते हैं तो उस माला बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। आपसे एक दो बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब हुआ कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का जो प्रोसेस है उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने दिया है, हैंडआउट में भी दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपने मान लीजिए ज्यादा खा लिया कार्बोहाइड्रेट, कोई ऐसा फूड खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे? तब जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपने एक्सेस फूड खाया है कार्बोहाइड्रेट वाला, तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका फैट में बदल जाता है। फैट क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जानिए कि वो फैट में बदल जाता है और वो जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस। क्यों लिपोजेनेसिस बोलते हैं, आइए पढ़ते हैं। चलिए उससे पहले फाइबर का भी जान लेते हैं, फैट पे आते हैं। लिपोजेनेसिस याद रखिएगा कि आपने बोला है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर जो होता है, रुक्षांश जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप जो सेब खाते हो ना, तो बहुत सारे लोग सेब का ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं। लेकिन बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि सेब का जो छिलका होता है वो काफी काफी ज्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, काफी ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें फाइबर पाया जाता है। ठीक है, अब ये फाइबर क्या है ये जान लीजिए। फाइबर नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है। कठिन लगा? कोई बात नहीं, इजी करके पढ़ते हैं, तोड़ते हैं। पहला तो है नॉन स्टार्च। मैंने आपको बताया था कि स्टार्च सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो जब आप केले का छिलका, सॉरी सेब का छिलका उतारोगे तो आपके मन में ये भ्रम हो सकता है कि ये तो स्टार्च है, लेकिन वो स्टार्च नहीं है। ठीक है, वो नॉन स्टार्च है। और पॉलीसेक्राइड यानी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना है। और कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये हमें एनर्जी देता है। तो फाइबर का बस एक लाइन में याद रखिए कि नॉन स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड है और कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज फाइबर। एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता, एक लाइन में मैंने बता दिया है कि फाइबर क्या होता है। अगला आता है फैट क्या होता है। फैट जो होता है वो आपका फ्यूचर फूड होता है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि जंक फूड वगैरह खाने से आपको रोकते होंगे कि जंक फूड मत खाओ वरना मोटे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें फैट होता है। फैट क्या होता है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसको फ्यूचर फूड बोलते हैं। जो आपका फैट आप कंज्यूम करते हो वो तुरंत आपको एनर्जी दे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो जाकर के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में एकदम कोई फूड नहीं होता है, कोई पेट्रोल डीजल आपकी बॉडी में नहीं पड़ता है, आप कुछ खाते नहीं हो, तो वो जो फूड है, फैट जो है, वो अपनी बॉडी में आपके काम करता रहता है। उतनी एनर्जी भले ही नहीं देता, लेकिन वो अपना काम वहां पे करता रहता है। अब ये फैट होते क्या है? फैट्स आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन फैटी एसिड। जो आपका फैट होता है ना, उसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फैटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, एसिड पाया जाता है। अब वो फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो आपने अभी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि वहां कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लेकिन आपके फैट में ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो दैट इज फैट। नॉर्मली अगर कोई फैट, ऐसा कोई फूड जिसमें फैट है, यानी वसा है, हिंदी में इसको वसा बोलते हैं, यानी वसा है, और वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड स्टेट में है, बह रहा है, तो उसको हम ऑयल बोलते हैं, तेल बोलते हैं। तो जैसे बोला जाता है आपके घरों में कि तेल ज्यादा मत खाओ। ठीक है, क्यों नहीं खाओ? मोटे हो जाओगे या बॉडी सही से काम नहीं करेगी। उसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कोलेस्ट्रॉल, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन फैट, जो ऑयल आपके होते हैं वो फैट होते हैं क्योंकि उनमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फैट सॉलिड स्टेट में है, तो नॉर्मल बात है कि वो सॉलिड स्टेट में ही होना चाहिए। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसको ऑयल बोलते हैं, तेल बोलते हैं। ठीक है, मक्खन और घी में अंतर समझो, ऐसे ही।
उसके थ्रू समझ सकते हो कि मक्खन आपका जमा हुआ होता है या घी भी आपकी जमी हुई होती है, लेकिन 20 डिग्री टेम्परेचर पे अगर वो लिक्विड हो गया तो उसको बोलते हैं घी। ठीक है, तेल, वो उसमें वसा होता है, उसमें फैट होता है। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स आर लाइक कजिन, चचेरे भाई हैं। जैसे आपका कोई चचेरा भाई होगा, कजिन होगा, उसको मान लीजिए कि वो कोलेस्ट्रॉल है, और अपने आप को मान लीजिए कि आप फैट हैं। ठीक है, दोनों एक ही परिवार से आते हैं, और उस परिवार का नाम है लिपिड्स। अभी मैंने आपको बताया था जब कार्बोहाइड्रेट लास्ट में, कि जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में बदल जाता है, और उसको बोलते हैं लिपोजेनेसिस। तो लिपो शब्द कहाँ से आया था? जेनेसिस का मतलब होता है कुछ बन रहा है, कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लिपो वर्ड कहाँ से आया था? यहीं से आया था कि जो फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों चचेरे भाई हैं, दोनों कजिन्स हैं ना, अगर उनमें कन्वर्ट हो रहा है कुछ, या वो बन रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लिपोजेनेसिस। क्यों लिपो बोलेंगे? क्योंकि वो लिपिड फैमिली से आते हैं। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लिपिड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेड लिपिड्स, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि निम्नलिखित दिए गए जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन कौन लिपिड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों चचेरे भाई हैं, और इनकी फैमिली का नाम है लिपिड, इनका सरनेम है लिपिड। ठीक है, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो सिर्फ लीवर जो होता है आपका वृक्क, उससे बन जाता है। ठीक है, यकृत होता है, उससे बन जाता है। और आपको कहीं से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप तेल खाते हो, आप बहुत सारे जंक फूड खाते हो, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और उससे दिक्कत ये हो जाती है कि आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में जो ब्लड ले जाते हैं पंप, सर आवाज नहीं आ रही है। जो छोटी छोटी पाइप हो जाती है वो मोटी हो। अभी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर अभी आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ज्यादा छूट गया क्या? नहीं सर अभी जो अच्छा ठीक है। तो लिपिड फैमिली से कोलेस्ट्रॉल और फैट दोनों आपके बिलोंग करते हैं, दोनों चचेरे भाई हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो लीवर में बनता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते हैं। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू। तो जो ब्लड का स्ट्रीम होता है उसके थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। अब अगर आपके जो ब्लड स्ट्रीम ले जाने वाली जो पाइप है ना, अगर वो मोटी या पतली हो गई, तो उससे आपके जो प्रेशर होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो तमाम बार आप सुनते होंगे तो ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज जो रिलेटेड होते हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह के जो इश्यूज होते हैं, उनको सीधा बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा। या आप टीवी में जो प्रचार वगैरह आते हैं उनमें देखते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल कम है हमारे इस वाले तेल में। ठीक है, तो वहां से आप ये ध्यान रखोगे जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो फैट का चचेरा भाई है, दो लिपिड फैमिली से आते हैं। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट किससे होता है? ब्लड स्ट्रीम से होता है। और कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं वो मॉलिक्यूल्स? फैट होता है उसमें, और प्रोटीन भी होता है। तो देखिए, लिपो तो पहले था, लिपिड था, मतलब कोलेस्ट्रॉल और फैट था, उसमें जब प्रोटीन भी आके जुड़ गया तो उसको बोला गया लिपोप्रोटीन। ठीक, लिपो यानी कोलेस्ट्रॉल और फैट, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो वो तीनों मिलाकर के जो मॉलिक्यूल बनाए, जो अणु बनाए, उसको क्या बोला गया? लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन के मॉलिक्यूल बनते हैं, वही आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। फिर वो जिस जगह पे जाके टूटते हैं तो प्रोटीन अलग हो जाता है, पड़ जाता है, बॉडी में आके काम कर देते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो मेनली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना होगा, याद कर लेना, वरना ये एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, रेयर होता है। बट यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है क्योंकि ये आपकी बॉडी में मेनली इसी फॉर्म में फैट जो है वो स्टोर होता है। प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं।
आप लोगों ने जब सेल पढ़ा था तो उसमें बार बार राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे आ रहा था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसका कच्चा माल क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। प्रोटीन बनने के लिए चाहिए आपको एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड पॉली, जैसे अभी मैंने पॉली वर्ड बताया कि वो माला जैसे गुथ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब एमिनो एसिड के बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में गुथ जाते हैं, माला बना लेते हैं, तब आपका बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन, ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एमिनो एसिड क्यों जरूरी है, एमिनो एसिड का क्या काम है हमारी बॉडी में। देखिए, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत कम मात्रा में हमें इसकी जरूरत होती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंस होता है, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जो बॉडी सेल्स होती हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जब वो टूट फूट जाती हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए, उनकी रिपेयरिंग करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो आपके एमिनो एसिड होते हैं वो नाइट्रोजन ही रखते हैं अपने भीतर, और फिर ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन है प्रोटीन के भीतर, तो आपकी प्रोटीन जब आप कंज्यूम करोगे, जब आप प्रोटीन शेक पियोगे या प्रोटीन खाओगे, तो क्या होगा, आपकी सेल जो टूटी फूटी होंगी वो जुड़ जाएंगी, वो बन जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी, और आपकी बॉडी बनेगी। बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड मेनली प्रोटीन बेस्ड होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जो नाइट्रोजन है वो आपकी बॉडी में स्टोर ज्यादा देर तक नहीं हो सकता, वो अपना काम करके निकल देता है। बोला भैया अब मेरी मरम्मत हुई, हम प्लम्बर थे, हमने आपका नल वल बनाया, फिट किया, आप चलते हैं। तो क्या होता है, आप फिर से मान लीजिए आपकी आपका नल खराब हो गया, तो आप फिर से प्लम्बर को याद करोगे। तो ऐसे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसलिए भाई आपकी बॉडी में कुछ टूटा फूटा है तो उसकी मरम्मत करने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप रोज नाइट्रोजन लो। नाइट्रोजन कैसे लोगे, जब आप एमिनो एसिड लोगे, वरना बॉडी में और कुछ काम। अब ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ला करके केमिकल फाँक लो, नहीं नहीं नहीं, वो जहर हो जाएगा। उतना ही नाइट्रोजन लेना है जितने में काम हो जाए। ठीक है, वो आपका एमिनो एसिड देगा। तो ऐसा कुछ फूड खाओ जिसमें एमिनो एसिड हो। एमिनो एसिड किसमें मिलेगा, प्रोटीन में मिलेगा। ठीक, ये तीन चीजें आप स्पेशल ध्यान दीजिए, इनसे बहुत पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं या एमिनो एसिड में क्या पाया जाता है। ठीक, अब अगर प्रोटीन कम हो गया तो होता क्या है, आपने कहा नहीं हमको नहीं बनानी है बॉडी, हमको नहीं करवानी है अपने नल की मरम्मत, बहने दो, क्या करेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी। दो तरीके के रोग होते हैं जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, डिजीज पूछे जाते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो कौन कौन से डिजीज होते हैं। पहला जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मेरास्मस। मेरास्मस बहुत छोटे बच्चे, 1 साल से लेकर के 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जिनको इन्फेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, शिशु थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं, 1 साल से 4 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें जब सीवियर मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बोलते हैं कुपोषण, हिंदी में बोलते हैं कुपोषण। और वो कुपोषण इतनी खतरनाक हो जाए कि आप कितना भी कुछ खिलाओ, कितना भी इलाज करो, वो ठीक ना हो, तो उस रोग को बोलते हैं मेरास्मस। मेरास्मस के बारे में और अगर आपको पढ़ना होगा तो ज्यादा मत पढ़ना एग्जाम के लिए, गूगल पे एक काम करना, गूगल पे जाके मेरास्मस सर्च करना और उसकी इमेजेस देख लेना। अफ्रीका वगैरह में मेरास्मस की समस्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्वाशिकोर, क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो 1 साल से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़े बड़े जब बच्चे हो जाते हैं, 5 से 8 साल तक के बच्चे, उनमें होता है। क्या होता है, बहुत दुबले पतले होते हैं और वो वेट गेन नहीं कर पाते, उनको कुछ भी खिलाओ, कुछ भी पिलाओ, कुछ कितना भी कुछ करो, उनका वेट बढ़ता नहीं है। ठीक है, और लेकिन वेट तो नहीं बढ़ता है, वो दुबले पतले होते हैं, उनकी हड्डियां दिख रही होती हैं, लेकिन उनकी जो बेली होती है, जो उनका पेट होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बाहर झूल रहा होता है। ठीक है, तो वो डिजीज भी प्रोटीन की कमी से हो जाती है। तो प्रोटीन आप लोग लेते रहिए, बॉडी बिल्डिंग फूड है, अपनी बॉडी वॉडी बनाइए, फिट रहिए, बॉडी सेल्स आपकी सही रहे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में ये जो आया है, यहाँ पे मैंने मिनरल्स की चर्चा की है। आपकी बॉडी में जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। अब इन मिनरल्स के बारे में, जैसे मैंने प्लांट मिनरल्स के बारे में शॉर्ट में बताया था, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन उसको नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, तब आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे टेबल क्यों दे दिए हैं।
क्योंकि मिनरल्स की डिफिशियंसी से होने वाले कुछ रोग, डिजीज, वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब मिनरल्स का क्या काम है? वही काम है जो अभी अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्लाइड पे हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं बोल बोल के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला जो मिनरल है वो हमारा है सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, NaCl, वो सबसे अच्छा सोर्स है। आप अपने खाने में नमक क्यों खाते हो? आप अपने खाने में नमक किस लिए खाते हो? क्योंकि नमक का काम आपकी बॉडी में है कि वो आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वो आपके ब्लड प्रेशर को सही बना के रखता है। तो जैसे जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं नमक खाना कम कर दीजिए। या ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं नमक वमक नहीं खाते होते हैं, है ना? तो जो नमक होता है उसमें पाया जाता है सोडियम और क्लोरीन, उसी से बनता है NaCl। NaCl केमिकल फॉर्मूला है नमक का, टेबल सॉल्ट का। ठीक है, वो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और अगर नमक कम खाओगे या ज्यादा खाओगे तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। यही चारों इसमें लिखा हुआ है। ठीक, फिर दूसरा आपका जो मिनरल होता है वो होता है पोटेशियम। कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। भाई हरी सब्जियां खाया करो, क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। फल खाया करो, क्यों? क्योंकि भाई उसमें पोटेशियम होता है। लेकिन हम क्यों खाएं? तो देखिए, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे या नर्वस सिस्टम नहीं भी पढ़ेंगे तो इजीली यहाँ समझते हैं कि जैसे आप मान लो कि आपने कुछ टच किया, जो आपने टच किया है वो आपकी बॉडी तक गया। आपने हाथ से टच किया, आपके हाथ से इतना तेजी से वो आपके माइंड तक गया, और वहां पे उसने बताया कि भैया फला ने मोबाइल को टच करके रखा है। तो जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो गया तो आप ऐसे कुछ टच करोगे तो उतनी तेजी से आपको पता नहीं चलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इससे बहुत सारे रोग होते हैं इससे, जैसे फैटिग्यू हो जाता है, आप बेहोश हो जाते हो, या आप में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो वो पोटेशियम की कमी से होता है। मसल्स वीक हो जाती हैं आपकी, है ना? तो वो पोटेशियम के कारण होता है, कमी के कारण होता है। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम किस में पाया जाता है? दूध में। लोग बोलते हैं दूध पियो, या फिर पनीर में, चीज में। क्यों जरूरी है? आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। लोग बोलते हैं ताकतवर बनना है, हड्डी मजबूत करनी है तो दूध पियो। क्यों? क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, आपके दांत भी मजबूत होते हैं दूध पीने से, चीज खाने से। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है। और अगर ये आप नहीं खाएंगे तो आपको रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है। रिकेट्स क्या है? गूगल करके इमेजेस देखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि उतना आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, फास्फोरस लगभग सभी आपके भोजन में पाया जाता है, जितने भी फूड्स आप लेते हो उसमें पाया जाता है। वो भी बोन्स और टीथ के लिए हेल्दी होता है, और ये बहुत कम इसकी कमी होती है, इससे उसकी कमी ही नहीं होती, सारे फूड्स में पाया जाता है, तो कुछ भी खाओगे तो फास्फोरस जाता है। फिर है आयरन। लोग बोलते हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा एनीमिया हो गया है, तो एनीमिया बोलते हैं आयरन की पिल्स खाओ। हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो आयरन की गोलियां बांटते हैं गांव की महिलाओं में और बच्चों में, क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन कम हो जाता है। तो आयरन का काम क्या है? ये जो बॉडी में आपका ब्लड होता है, खून होता है, रंग लाल होता है, इसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? आयरन की कमी हो जाती है। यानी आयरन का काम क्या है? आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अगर नहीं रहेगा तो कम खून की समस्या हो जाएगी आपकी बॉडी में, जिसको एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आयरन बढ़ाना है तो क्या खाओ भाई? लीवर इसका सबसे अच्छा सोर्स है। ठीक है, अंडे खाओ, मीट खाओ। बहुत सारे लोग आयरन की गोलियां भी आपको खिलाते हैं, डॉक्टर वगैरह आपको आयरन की गोलियां भी प्रिस्क्राइब करते हैं। खैर, आयोडीन। आयोडीन का क्या काम है? आयोडीन आप ऐड में देखते होंगे। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐड डालो यूट्यूब पे, देखो। बहुत सारे पहले प्रचार आया करते थे, ऐड आया करते थे टीवी पे कि आयोडीन युक्त नमक खाइए वरना आपको घेंघा रोग हो जाएगा। ग्लैंड जो आपकी गले की होती है वो फूल जाती है। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपका आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अब थायराइड ग्लैंड क्यों के लिए जरूरी है, हो जाने दो हमको, क्या दिक्कत है? वो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आयोडीन के बारे में इतना आप जान लीजिए।
कहाँ से खाओगे, क्या खाओगे आयोडीन पूरा हो जाए? कुछ नहीं खाना है। पहले जो नमक आते थे उसमें आयोडीन नहीं मिली होती थी, आज से 40-50 साल पहले। अब जितना आप आयोडीन कंज्यूम करते हो नमक में उतना सफिशिएंट है, तो नमक आप अपने खाने में डालो, आयोडीन आपको मिल जाएगा। फिर अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन आपके पीने के पानी में होता है, और ये जो आपका टूथ एनेमल होता है, आपके दांत की जो ऊपरी परत होती है, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप करता है। बहुत सारे लोगों के घर में बड़े बोलते होंगे या बुजुर्ग बोलते होंगे कि पानी लग रहा है दांत में। तो एनिमल जो एनिमल होता है वो रेसिस्टेंस उतनी उसकी अच्छी नहीं होती, उतनी अच्छी तरीके से प्रतिरोध नहीं कर पाता। ठीक है, तो वो समस्या होती है, आपके दांत खराब हो जाते हैं फ्लोरीन से। तो ये मिनरल्स का काम है। मिली आपको 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 इन रोगों के बारे में पढ़ना है, सोर्सेस के बारे में पढ़ना है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको याद होना चाहिए रिकेट। ठीक है, या आपसे पूछ लिया कि दांत, तो अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं, ये एकदम रेसिस्टेंस उनका खत्म हो रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा। विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन की लिस्ट मैंने इसके बाहर आपको दी है, एक्सप्लेन भी कर दूंगा जल्दी जल्दी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। हैंडआउट में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन जरूर आता है, हर साल एग्जाम में आता है, तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। विटामिन टर्म का सबसे पहले यूज किया था सी फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था सी फंक। ठीक है, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे फूड होते हैं भाई जो एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन अगर आप उनको कंज्यूम नहीं करोगे तो वो आपकी बॉडी का जो हेल्थ है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि विटामिन हैव नो एनर्जी वैल्यू, कोई उसमें ताकत नहीं होती है, लेकिन वे आपकी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, दो ग्रुप्स मैंने बांटे हैं। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि विटामिन कौन सा पानी में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन, या कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके घुलने के जो नेचर होता है उसके बेसिस पे दो ग्रुप में बांटा जाता है विटामिन को। पहला जो पानी में घुलते हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और दूसरा जो फैट में घुलते हैं, फैट यानी फैटी एसिड। ठीक है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक, इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। विटामिन अगर कम हो जाए आपकी बॉडी में तो बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, बहुत सारे रोग हो जाते हैं। क्या होता है ये देखते हैं तालिका में। इसमें एक चीज और देखिएगा कि केमिकल नेम भी मैंने लिखा है। सोर्सेस आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने देखी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में आपको स्लाइड नहीं दिखाई है, फैट के सोर्स के बारे में स्लाइड नहीं दिखाई है ना। प्रोटीन के सोर्स के बारे में मैंने ज्यादा स्लाइड्स नहीं दिखाई जाती, क्योंकि रेयरली पूछे जाते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि केमिकल नेम क्या है विटामिन का, वो यहाँ मैंने लिस्ट में डाल दिया है। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलता है, सोर्स मैंने लिखा है, याद करेंगे आप। क्या कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात में देख नहीं पाते, रतौंधई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो रोग है उसको आप रखना चाहें, याद करना चाहें तो याद करिए, बस अदरवाइज पूछा नहीं गया है हाल फिलहाल। जीरोथैल्मिया, बट याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए। फिर विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। इसमें से B1, B2, B3, B5 और B6 से 7 मैंने विटामिन B12 भी मैंने लिखा है। यानी जो 12 विटामिन होते हैं उसमें से 6 मैंने लिखे हैं विटामिन बी के टाइप्स में। तो जैसे विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, ये सीरियल ग्रेन्स यानी जो अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, इन सब में। कमी से कौन सा रोग? बेरी होता है। विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन केमिकल नाम है। कहाँ पाए जाते हैं याद देखेंगे। डिजीज कौन सा होता है? स्किन पैचेस पड़ जाते हैं, मेनली आपके मुंह के पास और आपकी जीभ पे पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, कैटरैक्ट जो होता है वो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी मैंने हैंड आउट में लिखा है। विटामिन B3 इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटिनामाइड। कहाँ सोर्स है आप पढ़ेंगे। रोग कौन सा होता है? पेलाग्रा नाम का एक डिजीज हो जाता है, इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है। ठीक है, आपकी स्किन में इन्फ्लेम्ड हो जाती है पूरी, तो उसको बोलते हैं पेलाग्रा। अब ये रोग है, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गूगल पे जा करके इनके इमेजेस देखो। अगर मैं इमेजेस आपके हैंडआउट में देने लगूंगा
तो वो बहुत बल्कि आपका हैंड आउट हो जाएगा, फिर आप समझने से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा उसको देखते ही रहोगे। ठीक है, तो गूगल पे खुद हैंड आउट जब मिलेगा तो उसको देखना और उसके बाद गूगल पे में सर्च करना, बस आपको मिल जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ ऐसे होता है पेलाग्रा। ठीक है, फिर विटामिन बी 5, इसको पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। कुछ मेंटल इश्यूज हो जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं, उनमें भी पैंटोथेनिक एसिड की कमी होती है, यानी विटामिन बी 5 की कमी होती है। यहाँ पे जो विटामिन बी 3 और विटामिन बी 5 है, जिन लोगों ने लूसेंट पढ़ा होगा, लूसेंट में गलत दिया है। विटामिन बी 5 का जो सोर्स है, विटामिन बी 5 का जो केमिकल नेम है, विटामिन बी 5 की कमी से जो डिजीज हो रही है, उसको गलत लिख दिया है लूसेंट वालों ने। पता नहीं, अब हो सकता है अपडेटेड बुक में नई वाली वर्जन में आ गया हो, मेरे पास जो वर्जन है लूसेंट का उसमें गलत लिखा है। तो आप इस हैंडआउट को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मैंने सर्च करके वेरीफाई करके तब लिखा है। फिर विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, माइल्ड एनीमिया हो जाता है, कुछ स्किन डिजीज हो जाती है। विटामिन बी 7 को बायोटीन बोलते हैं, हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, विटामिन बी 12 को साइटामाइन बोलते हैं, या कभी कभी साइनो कैबलामिन बोलते हैं, या फिर कॉबलामिन ही बोलते हैं केवल। ठीक है, लिवर इसका सोर्स होता है, तो ये बहुत पूछा जाता है कि यकृत किसका सोर्स है, लिवर जो है वो किसका सोर्स है, तो आप सीधा लिखोगे विटामिन बी 12। ठीक है, नहीं होगा या कम होगा बॉडी में तो एनीमिया हो जाएगा। फिर विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, पायरिया टाइप का, स्पंजी गम, आपके जो मसूड़े होते हैं दांत के वो स्पंजी हो जाते हैं, उनके खून वगैरह निकलने लगते हैं। विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और उसी रोग को जब बड़ों में होता है उसको, तो उसको ऑस्टोमेलैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे लोग बोलते हैं धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, वो भी इसका सोर्स है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सूर्य की धूप किस विटामिन का सोर्स है, तो विटामिन डी। विटामिन ई, टोकोफेरॉल बोलते हैं, केमिकल नेम। ठीक है, देखिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। अगर ये विटामिन आपकी बॉडी में है तो बांझपन जैसी समस्याएं नहीं होती, लेकिन यह ध्यान रखिए कि ये बांझपन वाली समस्या चूहों में होती है, ह्यूमंस में नहीं। अगर विटामिन ई कमी है ह्यूमन बॉडी में तो मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है कि आपके मसल्स काम ना करें, फालिस मार दे, लेकिन वो स्टेरिलिटी से रिलेटेड नहीं होता है कि बांझपन जो होता है, जिसको बांझपन बोलते हैं, वो विटामिन ई की कमी से ह्यूमन में नहीं होता है। और फिर विटामिन के, फिलोक्विनोन बोलते हैं इसको, हरी पत्तेदार सब्जियों में इसको पाया जाता है। और अगर विटामिन के नहीं है तो जब ब्लड ब्लड आपका निकलता है, मान लीजिए आप कट गए कहीं पे उंगली में, तो आपका खून का थक्का जमता है तो ब्लड बहना रुक जाता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो ये है, तो ये जो विटामिन के का लिस्ट है, इसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है, इसीलिए मैं लेक्चर धीरे धीरे ले रहा हूँ कि सारी डिजीज आपको याद हो जाए। ये खूब पूछे जाते हैं डिजीज, कभी कभी पेपर में 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो 12 क्वेश्चन डिजीज के ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के 12 डिजीज यहाँ पे लिखे हुए हैं, 25-24 डिजीज वहां मैंने पहले बताए थे, 5 मिनरल्स या 6 में मिनरल्स में बताए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी 40 डिजीज भी नहीं हुए हैं, अगर याद कर लेते हैं और इससे हमारा 40 नंबर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे। पिछले बार एग्जाम में 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल कि कितनी कैलोरीज हमें खानी है रोज। अब देखिए, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, जैसे यूएसए वाले बोलते हैं, अमेरिका वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो इतना खाओ, इतना कैलोरी अगर लेते हो तो तुम हेल्दी हो। इंडिया वाले अलग बोलते हैं, अलग कंट्रीज वाले अलग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, पर्यावरण के हिसाब से शरीर की अलग अलग जरूरतें होती हैं, और उसी हिसाब से हमें एनर्जी चाहिए। कैलोरी मात्रक है, यूनिट है, किसका है, अभी हम जब फिजिक्स केमिस्ट्री करेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जान लीजिए एनर्जी माप रहे हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी का मेजरमेंट कर रहे हैं कैलोरी से। तो अगर आप बहुत हल्का काम कर रहे हो, लाइट वेट वर्क कर रहे हो, मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, सो रहे हो, ठीक है, कोई भारी काम नहीं कर रहे हो, या वेब सीरीज वगैरह देख रहे हो, दिन भर यही कर रहे हो, तो अगर आप मेल हो तो आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, फीमेल हो तो 2100 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 8 घंटा जॉब कर रहे हो, जैसे पापा मम्मी वगैरह जॉब करते होंगे ऑफिस में, तो अगर पापा हैं तो
3000 कैलोरीज की ज़रूरत है। मम्मी अगर जॉब कर रही हैं या फिर घर में ही काम करती हैं बहुत सारे, तो उनको 2500 कैलोरीज की ज़रूरत है। और अगर कोई मजदूर है, वो मेहनत वाला काम कर रहा है, अगर वो मेल है तो उसको 3600 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, और अगर फीमेल है तो उसको 3000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। इस टेबल को याद कर लीजिएगा, और सिर्फ यही आ जाए कि एक इंसान को डेली कितने कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो सीधा समझ लीजिए कि आपसे लाइट वेट वर्क की बात की जा रही है। कोई भी इंसान, मतलब पूछा गया आपसे कि एक मनुष्य को डेली कितने कैलोरी की जरूरत होती है, तो आप यही लिखोगे कि 2000 कैलोरी या फिर 2100 कैलोरी, दोनों ऑप्शन है, तो आप 2100 लिखोगे। अगर 2000 ऑप्शन है तो 2000 लिखोगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। ये अगर 2000 और 2100 यानी 2000 और 2100 दोनों ऑप्शन वहां मौजूद है उस क्वेश्चन में कि एक इंसान को कितनी जरूरत है, तो 2100 कैलोरी पे आप टिक करोगे। क्यों करोगे? आप बोलोगे टेबल में तो आप फीमेल वाला मान लिए, मेल वाला नहीं माने। उसका रीजन ये है कि यूएस का डिपार्टमेंट है जो कि कैलोरीज कितना कंज्यूम करना है इस पर डेटा देता है, तो उसने एवरेज निकाल करके बताया है कि करीब 2100 कैलोरीज डेली चाहिए सभी लोगों का एवरेज, जब उसने निकाला तो। अदरवाइज अगर आपसे स्पेशल पूछ रहा है कि लाइट वेट वर्क करने वाले को कितने कैलोरी की जरूरत है, तो आप ये टेबल ध्यान रखो, ठीक है। अगर सीधा पूछ रहा है कि एक ह्यूमन को कितनी जरूरत है, तो 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरीज की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिए। आगे, प्लांट कैसे अपना भोजन बनाते हैं? हम तो एनिमल हैं, ह्यूमन है, हमने प्लांट से अपना भोजन लिया है। अब मैं यहाँ पे ज्योग्राफी में नहीं जा रहा हूँ, ज्योग्राफी में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, तो शायद इस कोर्स में आपको पढ़ाया भी ना। एक होता है फूड वेब और फूड चेन। तो फूड चेन में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं। जैसे आप, गाय होती है, तो गाय ने पौधा खाया, पौधे ने अपना भोजन खुद बनाया, गाय ने पौधा खाया, गाय को शेर ने खाया, और शेर को, नहीं, गाय को शेर ने खाया, शेर को कैसे हम लोग खा लेंगे, चलो कुछ और मान लेते हैं कि बकरी ने खाया पौधा, बकरी का दूध मिला, दूध हमने पिया। तो जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो मेनली प्लांट से ही आ रहा है, ठीक है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सभी पौधे बनाते हैं? नहीं, केवल वही प्लांट्स बनाते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सीधा सा है, आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे बनाते हैं भोजन, तो एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना। क्या बनना? लाइट से क्या बनेगा? लाइट कन्वर्ट हो जाता है फूड में, भोजन में कन्वर्ट हो जाता है पौधों के, और वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि क्या क्या बनता है और क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या मतलब पौधे यूटिलाइज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। तो ये इमेज दिया है, लेफ्ट साइड में देखिए, सोलर एनर्जी लेते हैं, और फिर 6CO2 लिखा हुआ है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिए इन्वायरमेंट से पौधे, सोलर एनर्जी ली, ठीक है, धूप जो पड़ी वो ली, और अपने जड़ से, जो रूट्स होते हैं उससे जमीन में पानी ले लिया, ठीक है। और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई, और क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ लिखा है C6H12O6। अब यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और इससे बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का एग्जांपल आपका ग्लूकोज। जब ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। उतना मत जाइए, सीधा ध्यान रखिए क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद? कार्बोहाइड्रेट। पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद, यानी आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है ग्लूकोज, कभी कभी पूछता है कार्बोहाइड्रेट। और ऑक्सीजन निकलती है। ये तो मोटा मोटी ऊपर से दिखाई देता है, अंदर क्या होता है इसके बारे में भी पूछता है। अंदर ये होता है, शॉर्ट में पढ़ते हैं। क्यों? शॉर्ट में जानना ही काफी है एग्जाम के लिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा जानोगे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, फोटोसिंथेसिस का जो पूरा का पूरा एक्शन होता है वो हरे पौधों में होता है। हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का ये एक मॉलिक्यूल है, पूरा देख लो, राइट साइड में ऊपर लिखा भी है क्लोरोप्लास्ट। दो दो तरीके की प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में।
ऐसा नहीं है कि धूप में ही खाना बन रहा है, धूप में आधा हिस्सा बनता है और आधा हिस्सा डार्क में बनता है, अंधेरे में बनता है। लेफ्ट साइड में लिखा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी वो सारी प्रक्रियाएं लाइट में होती हैं। राइट साइड में यानी दाईं तरफ लिखा है द कैल्विन साइकिल। ये जो कैल्विन साइकिल होता है ये रात में होता है। क्या होता है देख लो, बहुत शॉर्ट लगे तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें लेफ्ट साइड में एक ग्रेनम है, एक पार्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे बैग्स होते हैं जिनको बोलते हैं ग्रेनम। वहां पे आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी जब लाइट होती है तब वहां पे सारा रिएक्शन होता है। जड़ से आ गया, रूट से आ गया पानी, लाइट भी आ गई, ठीक है। दोनों जब ग्रेनम में गई तो ग्रेनम ने कुछ प्रोड्यूस किया है। नीचे लाल कलर का देखिए, एटीपी प्लस NADPH। एटीपी के बारे में मैंने आपको बताया था, एनर्जी कॉइन, ऐसे पैसा होता है उसको जाकर के तोड़वा लो तो एनर्जी एनर्जी निकलती है। NADPH क्या होता है आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये जब प्रोड्यूस हो जाता है तो ये फिर दूसरे वाले हिस्से में चला जाता है, राइट साइड में। राइट साइड में देखो क्या लिखा है, स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें मेनली दो हिस्से होते हैं, एक होता है ग्रेनम और एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेनम में वो सारे रिएक्शंस होते हैं, वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि लाइट जब प्रेजेंट होता है तब होता है। स्ट्रोमा में वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं जब अंधेरा होता है तब होता है। तो लाइट जब होता है तब ग्रेनम ने बनाया एटीपी और NADPH और भेज दिया स्ट्रोमा में कि ले जाओ रात का काम ये करो, होमवर्क। और जब वो स्ट्रोमा में गया तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया गया, ठीक है। और स्ट्रोमा में प्रोसीजर चला, एटीपी और NADPH ने काम किया अपना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड था उस कार्बन डाइऑक्साइड से उन्होंने अपने काम की चीज खींच ली। अब वो काम की चीज क्या है मैं आपको यहाँ पे अगर समझाने लगूं तो शायद एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। कैसे समझाया जाएगा इनको। इसमें ये जो एटीपी और NADPH होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट। सीधा सा समझो, ठीक है, पीआई वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सा समझो कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज बनता है ना वो वहां दूसरे वाले स्टेज में बनता है जब अंधेरा होता है, उसको डार्क केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रोमा में हो रहा है, जो राइट साइड में हो रहा है। तो जो राइट साइड जो प्रोसेस होता है इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सबको पता नहीं था। इसको एक साइंटिस्ट थे, एक क्या दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बेंसन और एक का नाम था कैल्विन। इन दोनों ने खोजा और उन्होंने बताया कि नहीं, सिर्फ लाइट की उपस्थिति यानी जब लाइट प्रेजेंट होती है तभी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, लाइट जब एब्सेंट होती है तभी फोटोसिंथेसिस होता है और उसी से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो उन्होंने बताया, तो इसको इसका नाम ही रख दिया गया कैल्विन, उनके नाम पे, कैल्विन बेंसन साइकिल या कैल्विन साइकिल, ठीक है। इतनी कथा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या पूछेगा बता देता हूं। आपका पूछेगा एग्जाम में कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्लोरोफिल के किस भाग में होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का कौन सा हिस्सा, कौन सा जो रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो किस भाग में होता है। तो लेफ्ट साइड देखिए, ग्रेनम। जो कुछ भी हो रहा है वो अगर कोई मेहमान घर में आए तो कहाँ बैठा होगे, ड्राइंग रूम में बैठा होगे, बेडरूम में लेके थोड़े चले जाओगे। ड्राइंग रूम में बैठाया, वो मेहमान अपने साथ लाइट लाए थे, वो मेहमान अपने साथ वाटर लाए थे, सारा प्रोसीजर हुआ, हमने बना दिया एटीपी और NADPH और भेज दिया उस पूरे सामान को पैक करके एटीपी और NADPH को बेडरूम में भेज दिया कि रात में देखेंगे इसको। अब रात में आपने देखा कि एटीपी और NADPH में कुछ है अपने काम की चीज, आपने खा ली, निकाल के एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी मिली। एनर्जी कैसे मिली? कार्बोहाइड्रेट के थ्रू मिली। तो जो बेडरूम वाला काम हुआ, जो अंधेरे में होना था वो स्ट्रोमा में हुआ, और जो लाइट में होना था, ड्राइंग रूम में होना था, वो ग्रेनम में हुआ। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जो कैल्विन साइकिल होता है, यानी राइट साइड वाला पार्ट फिगर में देखिए, वो किस पार्ट में होता है क्लोरोफिल के, तो आप सीधा लिखोगे ये तो बेडरूम यानी स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। और
ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, या किस रिएक्शन में एब्जॉर्ब होता है। तो फिगर में देखो राइट साइड में द कैल्विन साइकिल, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो आपका CO2 है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी को सोखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस फिगर को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो वो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हैंडआउट में दिया है। अच्छा, हैंडआउट में मैंने ये दिया है, जैसे लेफ्ट साइड वाला जो रिएक्शन है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट, है ना। और जो कैल्विन साइकिल है इसको बोलते हैं केमिकल डार्क, यानी यहाँ पे ये डार्क में होता है, लाइट की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। हिंदी में समझिए, ऑक्सीकरण और अपचयन। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में, इजी समझो। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जुड़ता भी है और कुछ रिड्यूस भी होता है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन आकर के जुड़ जा रहा है कहीं पे। और कोई चीज ऐसी है जो किसी चीज में रिड्यूस कर दी जा रही है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, इसमें ऑक्सीजन निकल रही है आपकी बाहर। ठीक है, वाटर जो होता है, जो आपका पानी होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। उसमें जाओ सीधा सा साइड वाला रिएक्शन हो रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें पानी में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जो पहले से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ करके, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जुड़ करके ऑक्सीजन आपका बना देता है। ठीक है, वाटर बना देते हैं, पानी बना देते हैं। हाइड्रोजन होता है, उसमें पानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है, H2O बना देते हैं, सीधा सा समझो। ठीक है, और राइट साइड वाला जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट बना देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो, वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। किसको? फोटोसिंथेसिस को। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कौन सी है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका वाटर होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, लाइट की उपस्थिति में, तो उससे ऑक्सीजन ही बनता है। और दूसरे वाले पार्ट में जब लाइट नहीं होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं वो हैंडआउट में हैं, और इसके अलावा भी आप लोगों में से कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो अभी पूछ ले, जिसको कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज जल्दी जल्दी। सर जो दिन में मतलब जो लाइट में रिएक्शन होता है उसको क्या बोल रहे हैं सर, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। और सर जो नाइट में। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आवाज जा रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, ये सवाल किसने पूछा है? सर मैं अदिति। सवाल भाई किसने? हाँ अदिति। हाँ अदिति, देखो वो जो फिगर मैंने दिया है उसको मैंने बहुत इजी फिगर दिया है। उसमें एक जो रिएक्शन हो रहा है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, जो कि लाइट जब प्रेजेंट है ना तब हो रहा है। और जो दूसरा पार्ट है उसका वो डार्क में हो रहा है, जब लाइट नहीं है, अंधेरे में हो रहा है। तो लाइट के लिए जो लैटिन या ग्रीक वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं फोटो। जो फोटो या पिक्चर आप लोग खिंचवाते हो ना, उसको बोलते हैं फोटो, ग्रीक या लैटिन में लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो जो रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जब लाइट नहीं होती है, डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डार्क केमिकल रिएक्शन, या फिर केमिकल डार्क रिएक्शन। ठीक है, फोटो लाइट रिएक्शन जो होता है या फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है वो ग्रेनम में होता है। डार्क केमिकल रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन मेनली आपकी बनती है, वाटर में ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाती है और फिर ऑक्सीजन ही बनाती है। और डार्क केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि
जो एटीपी और NADPH बना है, NADPH के बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बताया। तो एटीपी और NADPH जो होते हैं, ये दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और उससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जब मैंने बताया ना ग्लूकोज एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। बस यही है, इसको ऐसे ही समझो, ठीक है? समझ में आ गया और कोई कंफ्यूजन? यस सर, ओके, आ गया। अच्छा ओके। हाँ, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा बाद में भी। आगे आदित्य, आदित्य यादव। यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन भाई? नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग बाद में भी पूछ सकते हैं। सर मैं यहाँ सबका नाम। हाँ रवि पूछो। सर मतलब वो कौन, उस पौधे को क्या बोलते हैं जो दोनों मतलब दिन और रात में प्रकाश संश्लेषण करता है? अब उस पौधे को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा पौधा होता है? मतलब उस पौधे का नाम क्या है सर, जो दिन और रात ऐसे में बहुत सारे प्रकाश? पौधे हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। तो सर और मतलब कोई एक दो पौधे ऐसे जिसका नाम हो जैसे बता आप, आपको लोग आपको जनरल जीके में या जनरल नॉलेज में पढ़ाते होंगे, बरगद, पीपल, है ना? वो हाँ भी सर। साइंटिफिकली इतना सही नहीं है, बट ठीक है, मान लेते हैं। और ऐसे बहुत सारी वैरायटी के पौधे होते हैं, अमूमन ऐसा 6 या 7 क्लास के जीके में पूछा जाता है। एग्जाम्स में तो ऐसा पूछा नहीं जाता है कि क्या है। रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे हैं जो दिन रात दोनों सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों निकालते हैं, ठीक है? रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए उतना जरूरी नहीं है, ये श्वसन के लिए जरूरी है कि पौधे सांस कैसे लेते हैं, ठीक है? ओके सर। और अंकिता, यस सर। कोई कोई तो कुछ पूछना है, कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है, हैंड आउट भेज दूंगा, कोई इशू होगा तो बताना, ठीक है? यस आस्था। यस सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके, हैंड आउट बताऊंगा। हाँ, एक बात है कि हैंड आउट भेजिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो। जैसे कि आपने बताया ना कि ऑयल और ना घी दोनों में फैट होता है, हम्म। तो फिर लोग हमें ये क्यों बोलते हैं कि तुम घी खाओ और ऑयल मत खाओ, क्योंकि फैट तो फिर दोनों में होता है ना। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेल, ये एग्जाम के लिए तो इतना पूछा नहीं जाता है, हाँ ये बट पता मैं है। तुम्हें बता दूं, एक सैचुरेटेड फैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। अब सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, ये जान लो। मैंने आपको बताया जो आपका फैट होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो वो सब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे फैट बनता है। अगर किसी फैट में एक मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन यानी एक फैट का मॉलिक्यूल निकल जाए तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त। और जिसमें पूरे के पूरे होते हैं, कोई भी कमी नहीं होती है, उनको बोलते हैं सैचुरेटेड या संतृप्त। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम ऑल्सो लिटिल बिट कंफ्यूज कि क्या है इशू, बट मेरे हिसाब से ये है कि जब आप अनसैचुरेटेड फैट खाते हो ना, तो आप मतलब ऐसा समझो कि अनसैचुरेटेड फैट को खाने से बॉडी ज़्यादा दिक्कत करती है, ज़्यादा स्टोर होता है, आप आपको बहुत ज़्यादा मोटापे की समस्या हो जाती है, या फिर आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। और सैचुरेटेड खाते हो तो ये रिस्क कम होता है, ठीक है? तो इसलिए अक्सर बोला जाता है कि घी खाओ, लेकिन ये रिफाइंड ऑयल मत खाओ ज़्यादा, या सरसों का तेल कम खाओ या ज़्यादा खाओ, ये सारी बातें इसीलिए होती हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट। ये तुमने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, ये मैं इसको हैंड आउट में डाल दूंगा, ठीक है? कि घी क्यों खाओ और तेल क्यों ना खाओ, ठीक है? अच्छा, ओके सर। हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, अभी गरिमा? मैथ्स और हिस्ट्री की क्लासेस कब से स्टार्ट हाँ, होंगी? मैथ्स की क्लासेस तब स्टार्ट होंगी जब आपका साइंस खत्म हो जाएगा। साइंस कब खत्म होगा ये भी जान लो, इस मार्च में साइंस खत्म हो जाएगा। अप्रैल और मई सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग हमको करना है। मैथ्स और रीजनिंग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। आपको अगर वो क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और जो प्रैक्टिस सेट दूंगा ना, उसी को आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे,
क्योंकि मैथ पढ़ने बैठोगे तो साल भर पढ़ते रह जाओगे, प्रैक्टिस साल भर करते रह जाओगे। मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि ये ऐसे करना है, इसको ऐसे ध्यान रखना है और ये सॉल्व हो जाएगा। कुल मिला करके 700 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के और रीजनिंग के भी मिला करके। तो डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक दिन में क्लास में 10 से 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पास 7 दिन का टाइम होगा। आप लोग मुझे भेजोगे प्रैक्टिस करके, और जो कमी होगी वो हम लोग देख लेंगे। फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट लेंगे मैथ्स और रीजनिंग का, कि लाइव टेस्ट टाइप का, कि 1 घंटे में आप कितना कर पा रहे हो। पूरा प्रिपेयर करके हम लोग आपको भेजेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। डरने की कोई जरूरत अभी से नहीं है। साइंस खत्म हो जाए तो हम लोग एक बर्डन से फ्री हो जाएंगे, वरना मैथ्स भी पढ़ने लगे हैं अभी या रीजनिंग भी पढ़ने लगे हैं अभी, तो ये रहेगा अरे यार साइंस का ये बचा है, अरे यार साइंस का वो बचा है। साइंस खत्म हो जाएगा तो मैथ और रीजनिंग आराम से करेंगे, साइंस का टेस्ट देते रहेंगे, क्विज देते रहेंगे। ठीक है ओके सर। ओके सर, यस हाँ, सर। ओके ओके। गरिमा, रजनी, यस सर। हाँ कोई कोई दिक्कत हुई? कॉमर्स कॉमर्स ना? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है तुमको? हाँ अभी तो आ रहा है। हाँ तो ठीक है, कोई इशू हो तो तुरंत पूछा करो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इजी करके पढ़ाऊँ सबको, ताकि इजीली सब लोग समझ जाओ जनरल लैंग्वेज में, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई इशू हो जरूर पूछना। वैष्णवी, चलिए। वीना, नो सर। हाँ कोई कुछ पूछना है, कोई इशू है क्लास में? सर फर्स्ट और सेकंड हैंड आउट नहीं है मेरे पास। अच्छा, देखो बहुत सारे लोग लेट से जुड़े हैं, उनके लिए ये बता दूं कि देखो फर्स्ट और सेकंड हैंड आउट आपको मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा इशू होगा उसमें, कि उसमें बहुत सारी जगहों पे हिंदी में ट्रांसलेट नहीं है हैंड आउट, तो उसको थोड़ा ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा। अभी चूंकि हम लोग के पास काम ज़्यादा है तो उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो हैंड आउट मैं कह दूंगा, भेज देगा हिमांशु आपको, भेज देंगे हिमांशु आपको। और उसको पढ़ना, जो नहीं आता है वो मुझसे पूछना। और लास्ट में हम लोग एक रिवीजन क्लास ले लेंगे पहले और सेकंड लेक्चर की, क्योंकि बहुत सारे लोग तब जुड़े नहीं थे। ठीक है? यस सर। अभी अभी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो लेक्चर है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेक्चर है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अच्छे से करते रहो। फर्स्ट सेकंड हम लोग देख लेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके तो ओके। और किसी को कोई सजेशन देना है भाई क्लास में, हंसाने के लिए, बात करने के लिए, या कोई सजेशन क्लास को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? कोई सजेशन किसी से? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अच्छी चल रही है क्लास? यस हाँ सर। बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा ठीक है भाई, आप लोगों को समझ में आए यही मकसद है, वरना पढ़ाने के लिए तो पढ़ाते ही रह जाएंगे साल भर साइंस, बट उतना ही पढ़ना जितना आपके काम आ जाए। तो अगेन मैं आपको एक और सुझाव देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, और उसके बाद क्लास ओवर करता हूँ। डू नॉट गूगल एवरीथिंग। सब कुछ गूगल मत करना, ना ही यूट्यूब पे जाकर के पढ़ने लगना, वरना विटामिन पे 1 घंटे का क्लास है, मिनरल पे आधे घंटे का क्लास है, टाइम वेस्ट होगा और फोकस्ड स्टडी नहीं हो पाएगी। जितना आने वाला है एग्जाम में वो आएगा नहीं, आप उसी क्लास में उलझे रह जाओगे, जो सामने है उसको पढ़ोगे नहीं, एग्जाम में जाओगे पता चलेगा कि यार हैंडआउट से आ गया, पढ़ा होता तो क्या बात थी। इसलिए जो हैंडआउट में है, जो क्लास में है, वो पढ़िए, और बार बार ना समझ में आए या कोई चीज़ कंफ्यूज करने वाली हो तो पूछिए, एनी टाइम पूछिए, मैं जब खाली होऊंगा तब आपको रिप्लाई कर दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं गए हैं पिछले हफ्ते के, उसका रीज़न है नहीं गए हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ क्वेश्चंस मुझे बाद में मिले जो मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखे, जो यहाँ नहीं पूछे गए थे लेकिन वहाँ पूछे गए थे, वो इंक्लूड करने हैं, यानी अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइनली तैयार करना है। और दूसरा रीज़न ये है कि चूंकि मैं डिजीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे रोगों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पिछले वीक के लेक्चर और इस वीक के लेक्चर के इकट्ठे प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, और 3 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, 25 क्वेश्चन, एक 15 क्वेश्चन और एक 20 क्वेश्चन का, यानी 25, 15, 40 और फिर 20, 60 क्वेश्चन के 3 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। और वो तीनों जो है वो मैं आपको भेजूंगा। आप बोलोगे सर ये तो बर्डन हो जाएगा, कैसे सॉल्व करके भेजेंगे? टाइम भी दूंगा, आप उसको 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में तीनों को सॉल्व करके मेरे पास भेजो, मैं उसमें बताऊंगी कि जो कमियां होंगी वो पता चल जाएंगी।
ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी आपको सैटरडे या फिर संडे को मिलेंगे। कल शायद मेरी क्लास ना हो, थोड़ा इश्यूज है, हेल्थ का इश्यूज है, परसों मैं आपकी फिर क्लास लूँगा। और आज हमने डाइट के बारे में पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें। खाना पचता कैसा है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, और एग्जर्शन के लिए तो एक अलग सिस्टम है, उसको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। एग्जाम कब तक हाँ आदित्य, एग्जाम कब तक होगा बीएचयू का? देखो अभी तो यार स्कूल का नोटिफिकेशन, जो बीएचयू के स्कूल्स हैं उनका नोटिफिकेशन आ गया है, तो उनका एप्लीकेशन शुरू हो गया है, लेकिन अभी बीएचयू के जो ग्रेजुएशन और पीजी के कोर्सेज हैं उनके लिए नहीं आया है। अमूमन हम लोग ये मानते हैं कि जब स्कूल का एप्लीकेशन आ जाए उसके 15 दिन या फिर 1 महीने के भीतर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो मान के चलो 10-15 दिन या 20 दिन के भीतर ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कब तक होगा श्योर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मई तक आपके बहुत सारी स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि मई क्या जून में होगा या फिर जुलाई में होगा। मतलब कोशिश तो ये रहेगी कि जून में ये लोग ख़त्म कर दें, जुलाई में काउंसलिंग करवा दें, अपने पूरे के पूरे जो एकेडमिक शेड्यूल है उसको ट्रैक पे ले आएँ। तो हम मई तक तो हम लोग पढ़ेंगे, जून में पेपर होगा, मई मिड तक हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे पढ़ते ही रहेंगे, इंजॉयमेंट भी चाहिए। और उसके बाद जून में पेपर होगा या जुलाई में पेपर होगा। तो ये मान के चलो कि आप सही चल रहे हो अभी, इसकी ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एप्लीकेशन आ जाएगा हम लोग आपको बताएंगे, आप सब भरेंगे। ठीक है आदित्य, ओके सर। क्या हुआ, सॉरी कुछ बोलिए आदित्य। कुछ ओके ओके, आवाज़ तुम्हारी कट के आ रही है। तो ठीक है, क्या सुबह करें, चलिए तब लीव। यस सर। ओके, लीव करते हैं। हैव अ गुड नाइट। सब लोग डिनर कीजिए, फिट रहिए, प्रोटीन विटामिन सब अपने फूड में लेते रहिए, क्योंकि साइंस सिर्फ रटना या याद नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है। साइंस, आप अपनी साइंस पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी की साइंस पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से रहिए, फिट रहिए। हैव अ गुड नाइट।